तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं टैक्सी कार्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, इंडिया में दो टाइप के लोग होते हैं। सबसे पहले वो जो अमीर होकर गाड़ी खरीदते हैं, उनके पास अनाप शनाप पैसा होता है, वो कोई भी गाड़ी खरीद लेते हैं जो उनकी मर्जी हो वो। और दूसरे जो होते हैं वो जो गाड़ी खरीद कर अपना बिजनेस बढ़ाते हैं या फिर पैसा वगैरह कमाकर अमीर बनते हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि टैक्सी खरीद कर बिजनेस करने वाले, उनमें से सारे लोग सक्सेस नहीं हो जाते, क्योंकि अगर सारे लोग सक्सेस हो जाते हैं तो भाई टैक्सी बिजनेस ही करेंगे सारे लोग। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग घाटे में चले जाते हैं, बहुत सारा लॉस हो जाता है लोगों को। गाड़ी जो होती है उसकी किस्तें ऊपर पड़ जाती है, तो घर बार जो होते हैं वो भी बिक जाते हैं। और ये सब मैं पर्सनल चीज़ों के साथ में बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको कुछ रूल्स वगैरह बताने वाला हूँ जिनको आप फॉलो कर एक अच्छी खासी टैक्सी ले सकते हो। अगर आज हम 2018 में बैठे होते हैं तो हमको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं टैक्सी के अंदर, और वो भी आपको डीजल के अंदर देखने को मिलते हैं। और तब डीजल की प्राइस भी सस्ती थी और गाड़ियाँ भी ठीक ठाक से आपको देखने को मिल जाती थी। लेकिन 2020 और 21 के अंदर आपको टैक्सी में बहुत कम गाड़ियाँ देखने को मिलती है जो आपको डीजल ऑफर कर रही है, साथ ही में उनकी प्राइस वगैरह भी कम हो। प्राइस तो आपको कम देखने को मिलती भी नहीं है। अगर आपको टैक्सी में लेनी है तो आपको ऑलरेडी टैक्स भरना होगा, साथ ही में आपकी डीजल गाड़ी जो होगी वो भी महंगी आएगी BS6 के अंदर। तो अभी गाड़ी खरीदना टैक्सी में मतलब थोड़ा रिस्की काम है, साथ में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। तो सबसे पहली सजेशन मेरी यही रहेगी कि आपकी स्थिति अगर पैरों से पूरी तरह हिली हुई है और आप ड्राइविंग करना चाहते हो, तो आप एक काम करो कि भाई आप किसी के यहाँ पर नौकरी कर लो टैक्सी ड्राइवर के तौर पर। फिर आप थोड़े दिनों बाद अपनी टैक्सी खुद की ले सकते हो, जिसमें आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वगैरह भी हो जाएगा। अगर ऑलरेडी नौकरी कर रहे हो तो भाई उसको कंटिन्यू करते रहो। देखो, अगर आपको सबसे पहले कोई टैक्सी कार खरीदनी है तो सबसे पहले अपना बजट डिसाइड करो कि आपको कौन से बजट के अंदर गाड़ी लेनी है। आप 5 लाख के अंदर भी एक टैक्सी कार ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन वो ऑप्शन लेकर आप ज़्यादा दूर तक उस गाड़ी को नहीं चला पाओगे, आप अपने स्टेट तक ही लिमिटेड रह जाओगे उस गाड़ी को लेकर। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया 5 लाख के अंदर हम ज़्यादा दूर तक उस गाड़ी को नहीं ले जा सकते, तो हम एक सेकेंड हैंड टैक्सी खरीद लेते हैं। वो गाड़ी ऑल इंडिया परमिट के साथ में भी आएगी। तो हाँ, ये ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा, सेकेंड हैंड टैक्सी वाला। लेकिन सेकेंड हैंड टैक्सी के अंदर भी आपको मतलब बहुत सारे खुराफाती इंसान जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपकी गाड़ी का किलोमीटर जो होगा वो बैक कर मिलेगा, यानी कि गाड़ी कुछ और चली होगी और आपको शो कुछ और करेगी। साथ ही में आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल हो सकती है, क्योंकि टैक्सी के एक्सीडेंट जो होते हैं वो नॉर्मल कार के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सड़कों पर चलती भी ज़्यादा है ये। साथ ही में आपकी गाड़ी के अंदर बहुत सारे पार्ट जो होंगे वो आफ्टर मार्केट लगे हुए होंगे, क्योंकि टैक्सी जो वो चलती है इसके बाद में खर्चा भी उतना ही करवाती है आपसे। साथ ही में आपकी गाड़ी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ देखने को मिल सकती है। वो इंजन के साथ में भी हो सकती है, गियर बॉक्स के साथ में भी हो सकती है। तो आपको वो चीज़ भी सब देखकर चलनी होगी। और मेन चीज़ आपको देखना होगा कि आपकी गाड़ी थर्ड ओनर है, सेकेंड ओनर है, कौन सा ओनर है, वो भी ज़्यादा मैटर करता है टैक्सी के अंदर। और आखिरी चीज़ आती है उस गाड़ी का इंश्योरेंस और उस गाड़ी की लोन हिस्ट्री। देखो, इंश्योरेंस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टैक्सी ओनर जो होते हैं वो बहुत बार अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम भी करवाते हैं, और उस इंश्योरेंस क्लेम के चक्कर में आपकी गाड़ी की वैल्यू जो होती है वो डाउन हो जाती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम आपको शो नहीं कराता है, और आप आपकी गाड़ी की अच्छी कंडीशन देखकर उस गाड़ी को परचेस कर लेते हो। फिर आपको बाद में पता चलता है कि भाई इस गाड़ी के अंदर तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। साथ ही में आप उस गाड़ी की लोन हिस्ट्री भी चेक कर लो, क्योंकि लोन जो होता है वो आपकी गाड़ी के ऊपर मेन होता है। आपका जो पुराने वाला जो ओनर है उसने पहले लोन भर कर रखा हुआ है सारा, या फिर जो किस्त है उसके पास अभी तक आ चुकी है उसने सारी डन कर रखी हुई है या फिर नहीं रखी हुई है, वो भी सब चीज़ें आप चेक कर लो। क्या पता आपका कुछ ज़्यादा पहचान का हुआ और आपको बोल दिया कि भाई जब तक गाड़ी की किस्तें पूरी होती है तब तक मैं मेरे हिसाब से किस्तें भरता रहूँगा, आप मेरे को मंथ टू मंथ पे कर देना। फिर धीरे से वो बोलेगा कि भाई मैंने 2 किस्तें और भरी नहीं थी, तो वो भी आप निकाल कर दे दो। तो ये भी प्रॉब्लम होती रहती है टैक्सी के अंदर। मैं 5 लाख के बजट की बात कर रहा था, और उसके साथ में आपको फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड के बारे में बता दिया। फर्स्ट हैंड में आपको बहुत कम ऑप्शन मिलते हैं और आपको लिमिटेड रेंज तक गाड़ी चलाने को मिलेगी। साथ ही में अगर आप सेकंड हैंड लेते हो तो आपको इतनी सारी परेशानियां तो देखने को मिल जाएगी।
और ये सेकंड हैंड वाली चीज़ जो है वो आपको हर रेंज के अंदर सेम ही देखने को मिलेगी, तो आप ये बात जो है वो नोट कर लो पूरी तरह से। अब अगर आपने बजट सेलेक्ट कर लिया कि भाई हमको 5 लाख में लेनी है या फिर 10 लाख के अंदर लेनी है, उसके बाद में आप अपनी गाड़ी डिसाइड कर लो कि भाई सेकेंड हैंड ही ले रहा हूँ या फिर मैं फर्स्ट हैंड ही ले रहा हूँ। अगर आप कोई फर्स्ट हैंड कार लेना चाहते हो तो उसमें भी आप थोड़े बहुत ध्यान रखो। सबसे पहला तो आपकी गाड़ी किसी ट्रस्टेड ब्रांड के साथ में होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भी किसी भी ब्रांड की गाड़ी उठा लो और वो ब्रांड अच्छी सर्विस भी आपको ऑफर ना करता हो। साथ ही में उस गाड़ी के अंदर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के चक्कर में आपकी गाड़ी के अंदर ज़्यादा परेशानियां आएगी कल के बाद में। फिर आप अपनी गाड़ी को डिसाइड कर लो कि भाई हमको ये गाड़ी खरीद लेनी है। अब खरीदने के बाद आप सबसे पहले उस गाड़ी का कैश पेमेंट तो नहीं करने वाले हो, क्योंकि आप बिजनेस करना चाहते हो तो भाई आपके पास उतना पैसा तो नहीं होगा कि आप कैश में कोई टैक्सी गाड़ी खरीद लो। तो फॉर श्योर आपको लोन करवाने की ज़रूरत होगी, और उस गाड़ी का लोन वाला सिस्टम जो होता है वो सबसे ज़्यादा पेचीदा होता है। जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर दिखाए जाते हैं कि भाई आप इस गाड़ी के ऊपर इस टाइप का लोन ले सकते हो, आपको इतना कम ब्याज वगैरह भरना पड़ेगा, इतना कम वो देखना पड़ेगा। तो इतनी सब चीज़ें आप छोड़ दो, आप जहाँ से मैं बताना, आपको बहुत ज़्यादा उकसाने वाले लोग मिल जाएंगे। आप मैक्सिमम जो पेमेंट है वो कैश पेमेंट करो, हो सके तब तक आप अपने रिलेटिव से थोड़ा बहुत उधार ले लो। कल के बाद आप उनको थोड़ा बहुत बिना ब्याज के भी पे कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार ज़्यादा अमाउंट में लोन ले लिया तो उसका ब्याज आपको खा जाएगा। तो हो सके तब तक आप अपना पेमेंट जो है वो कैश में करने की सोचो। मिनिमम 50% तक आप अपनी गाड़ी का कैश पेमेंट ही कर दो, 50% पर आप अपनी गाड़ी का लोन करवा लो, जिससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी की किस्तें भी जल्दी चुक जाएगी और उस गाड़ी के ऊपर ब्याज वगैरह जो है वो भी कम आएगा। अब 50% का भी अगर आपको लोन लेना है तो कुछ ऐसी कंपनी सेलेक्ट करो जो आपको ट्रस्टेड लगे, जो ऑलरेडी बहुत बड़े ब्रांड हो। अगर कोई छोटा ब्रांड है तो उस पर भी आप हिचकिचाओ मत, आप उनके पास जाकर भी ले सकते हो, क्योंकि वो छोटे ब्रांड जो होते हैं वो ग्रो करने के लिए आपको अच्छे अच्छे ऑफर भी दे देते हैं। अगर आपको कोई सस्ते ब्याज वाला मिल रहा है, यानी कि आपको कम ब्याज पर कोई ऑफर मिल रहा है, तो आप उसको सेलेक्ट कर आप अपनी गाड़ी के ऊपर लोन ले सकते हो। अब लोन में भी आपको थोड़े बहुत ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला तो आप अपनी किस्त डिसाइड कर सकते हो, आपको कितनी किस्त भरनी है। अब किस्त वाला जो मैटर है वो आपके खुद के कॉन्फिडेंस पर मैटर करता है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। अगर आप किसी गाड़ी की किस्त 17-18 हज़ार रुपये तक भर सकते हो तो भाई आप उस गाड़ी की किस्त 17-18 हज़ार रुपये करवा दो। मैं ज़्यादा करवाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उस गाड़ी की अगर किस्त ज़्यादा होगी तो वो गाड़ी का लोन वगैरह जो है वो भी जल्दी उतर जाएगा, और अगर लोन जल्दी उतर रहा है तो आपको ब्याज भी कम देना होगा। अगर आपकी किस्त ज़्यादा नहीं है और कम आ रही है तो भी आपको ब्याज वगैरह भी ज़्यादा देना होगा। ये भी आप चीज़ डिसाइड कर लो। तो मेरे हिसाब से गाड़ी के लोन का मैटर यहाँ तक खत्म हो चुका है। आपको किस हिसाब का लोन लेना है आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस पर आओ। गाड़ी का इंश्योरेंस जो होता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपको कभी भी अपनी टैक्सी का इंश्योरेंस जो है वो फुल रखना है। आप थर्ड पार्टी वाला कभी भी लेकर मत चलना, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है वो खाली जो आगे वाली गाड़ी हमसे ठुकी है उसको ही पे करेगा, ना कि आपकी गाड़ी को पे करेगा। आपकी गाड़ी का खर्चा आपको खुद को उठाना होगा। इसीलिए कभी भी आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह जो है वो आप खुद मतलब फुल सेलेक्ट करो कि भाई आपकी पूरी गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस हो, जिससे अगर कल के बाद आपकी थोड़ी बहुत भी गलती हो तो भी आपको 80% तक तो इंश्योरेंस पूरा देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर मैं इंश्योरेंस पूरी तरह से लेने की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि टैक्सी के अंदर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। अगर आप किसी ड्राइवर से भी गाड़ी चला रहे हो तो भाई वो ड्राइवर भी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर सकता है, और टैक्सी कार में एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टैक्सी जो होती है वो रोड पर ज़्यादा चलती है। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है वो लोग क्या करते हैं कि खाली चालान वगैरह से बचने के लिए बनवा देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर कल के बाद हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमको ये 5-10 हज़ार बचाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसे भरने पड़ सकते हैं। आई होप कि आपको इंश्योरेंस वाला मैटर पूरी तरह से समझ आ चुका होगा। आप इस हिसाब से इंश्योरेंस वगैरह जो है वो ले सकते हो। अगला पॉइंट जो है वो आपकी गाड़ी के परमिट के ऊपर आता है, और ये डिसाइड करना है कि आपको गाड़ी कौन से रेंज के अंदर चलानी है। देखो आपको 2 टाइप के परमिट देखने को मिल जाता है। सबसे पहला तो आता है स्टेट परमिट। अब स्टेट परमिट के अंदर क्या होता है कि आप अपनी गाड़ी को किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही चला सकते हो। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपकी गाड़ी ऑल राजस्थान परमिट पर चलेगी, जिससे आप राजस्थान के सारे जिलों के अंदर घूम सकते हो। लेकिन आप गुजरात वगैरह या फिर मध्य प्रदेश वगैरह नहीं जा सकते, चाहे आप टैक्स कितना भी भर लो। अब ये स्टेट परमिट जो होता है वो आपको किन किन गाड़ियों पर लेना है वो भी डिसाइड कर लेते हैं।
अगर आपकी गाड़ी अंडर 7 लाख है, आपका बजट इतना ही है, तो आप जो है वो स्टेट परमिट ही सेलेक्ट करो, क्योंकि आपके पास जो इस बजट में गाड़ी आएगी वो सीएनजी पर होगी मैक्सिमम, या फिर पेट्रोल पर होगी। और उन गाड़ियों को लेकर आप मतलब ऑल इंडिया तो घूम ही नहीं सकते, तो भाई आप स्टेट परमिट ले लो। साथ ही में आप अपनी सिटी के अंदर जो है वो ओला उबर के अंदर भी चला सकते हो उस गाड़ी को। साथ ही में ऐसा तो है नहीं कि भाई आपका राज्य जो होगा वो 100 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर के बीच में ही समेटा दिया जाएगा। आपका राज्य भी तो बहुत बड़ा होगा ना, तो आप उस राज्य के अंदर रहकर भी बहुत छोटे मोटे जो है वो ट्रिप वगैरह मार सकते हो। तो हाँ भाई, वो चीज़ें आपके स्टेट परमिट के अंदर आ जाएगी इन छोटी गाड़ियों के साथ में। अब दूसरा जो आता है वो ऑल इंडिया परमिट आता है। अब ऑल इंडिया परमिट जो होता है वो आपको पूरे भारत के ऊपर देखने को मिलता है। अगर आपके पास ऑल इंडिया परमिट है तो आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश, पूरे भारत में कहीं पर भी घूम सकते हो। आपको करना क्या होगा, बस स्टेट बॉर्डर का टैक्स जो होता है वो आपको भरना होगा। अब ये चीज़ें भी अलग अलग गाड़ियों के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी गाड़ी 5 सीटर है, 6 सीटर है, या फिर 7 सीटर है, या फिर 8 सीटर है, या फिर 9 सीटर है। साथ ही में अगर ऑल इंडिया परमिट की अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको ऑल इंडिया परमिट का टैक्स भी ज़्यादा भरना होगा। अब ऑल इंडिया परमिट कहाँ पर काम आता है वो भी सुन लो। अगर आपकी गाड़ी दिल्ली, मुंबई या फिर अहमदाबाद या फिर किसी भी बड़ी मेट्रो सिटी के अंदर चलती है तो भाई आपको ऑल इंडिया परमिट की गाड़ी लेनी चाहिए। अब ऑल इंडिया परमिट की गाड़ियाँ जो है वो 7 लाख से ऊपर वाली जितनी भी गाड़ियाँ आती है, अमेज हो गई, औरा हो गई, डिज़ायर हो गई, या फिर इनोवा, आर्टिगा जैसी गाड़ियाँ हो गई, उनके ऊपर आपको ये ऑल इंडिया परमिट लेना चाहिए। अब होगा क्या कि भाई आप जो है वो आपके आसपास के स्टेट के अंदर भी ट्रिप वगैरह जो है वो मार सकते हो। अगर बाई चांस आप मुंबई या फिर अहमदाबाद के अंदर गाड़ी चला रहे हो तो क्या है कि आपको मैक्सिमम टाइम या तो गुजरात के कच्छ भुज वाली ट्रिप वगैरह मिलेगी, या फिर आपको राजस्थान में जोधपुर, जयपुर या फिर उदयपुर की ट्रिप देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इन दोनों जगह पर क्या है कि मैक्सिमम टूरिस्ट वगैरह जो है वो आते हैं। अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हो तो भी आप ले सकते हो ऑल इंडिया परमिट की गाड़ी, अगर आपकी गाड़ी का बजट 8 लाख के ऊपर है तो, या फिर आप अंडर 8 लाख के अंदर भी कोई गाड़ी खरीद रहे हो तो भी आप ऑल इंडिया परमिट पर ले सकते हो। अब दिल्ली के अंदर सारी गाड़ियों पर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली जो है वो एक छोटा एरिया है किसी भी स्टेट के मुकाबले में। तो अगर आपकी गाड़ी दिल्ली के अंदर चल रही है और दिल्ली मेन के अंदर चल रही है तो भाई आपको क्या है कि मैक्सिमम टाइम में हरिद्वार, नोएडा या फिर ये आसपास के जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश जैसे आसपास के राज्य हैं उनकी भी थोड़ी बहुत ट्रिप मिल सकती है दिल्ली में रहने के बावजूद भी। तो भाई अगर आपकी गाड़ी छोटी है तो भी वहाँ पर आसानी से चली जाएगी। तो भाई आप दिल्ली में अगर रहते हो तो आपको ऑल इंडिया परमिट ज़्यादा काम आएगा। और साथ ही में अगर बाई चांस सीजन डाउन चल रहा है तो आप उस ऑल इंडिया परमिट वाली गाड़ी को ओला उबर के अंदर भी चला सकते हो, जो कि आपके लिए थोड़ा बहुत और बेनिफिशियल हो जाएगा। तो हाँ भाई, ऑल इंडिया परमिट के अंदर आप गाड़ी जो है वो ज़्यादा फायदे के अंदर चला सकते हो। अब परमिट के बाद में आपको जो है वो गाड़ी कहाँ पर चलानी है वो भी डिसाइड कर लेना है। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ में जुड़कर गाड़ी चला रहे हो तो उनको आपको ट्रैवल एजेंसी वालों को भी थोड़ा बहुत मतलब कमीशन वगैरह देना होगा, या फिर आप अपने खुद इंडिविजुअली कोई भी भाड़े वगैरह लेते हो तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन इंडिविजुअली भाड़े लेने के लिए आपके पास ज़्यादा पहचान भी होनी चाहिए। तो हाँ भाई, अगर आप टैक्सी बिजनेस कर रहे हो तो आप अपनी अच्छी खासी पहचान भी बना सकते हो जिससे आपको इंडिविजुअली भाड़े मिले। साथ ही में आप अपनी गाड़ी को ओला, उबर, मेरू जैसी कैब जो होती है, कैब सर्विस आती है, उनके साथ जुड़कर भी गाड़ी चला सकते हो। अब ये जो होता है वो आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन के तौर पर काम आ जाता है। तो ये था सारा परमिट और कहाँ पर गाड़ी चलानी है उसके बारे में। आई होप कि आपको ये वाला भी थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा। अब मेरा एक और पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आपको सबसे मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको कभी भी इस लाइन के अंदर जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आपकी गाड़ी 15 दिन पड़ी है तो आप वेट कर लो कि भाई आपके पास थोड़ा और भाड़ा आएगा, क्योंकि 15 दिन बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ पड़ी रह जाती है। ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी 15 दिन पड़ी है तो आप उसको बेचने के लिए निकल गए। अगर आप उस गाड़ी को बेचने के लिए निकल गए तो आप, सही बोल रहा हूँ मैं, आपको घाटा ही होगा। तो हाँ भाई, ये जल्दबाजी वाला फैक्टर जो है वो आपके दिमाग से निकाल लो। अगर बाई चांस कभी किस्त पूरी नहीं होती है तो ब्याज से लाकर भर लो भाई पैसा। आप किस्त भर लेना और आपकी गाड़ी चलाना। अगर आप एक बार अपनी गाड़ी के ऊपर से पूरा लोन निकाल लेते हो ना, उसके बाद में आपको कोई नहीं रोक सकता इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से। लेकिन आपको आपकी गाड़ी के ऊपर से पूरी तरह से लोन हटाना है।
क्योंकि टैक्सी में नए लोग जो होते हैं वो खाली लोन ही नहीं चुका पाते हैं और इसीलिए अपनी गाड़ी को बेच देते हैं जल्दी से या फिर इस मार्केट से क्विट कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको क्या है कि थोड़ी बहुत मतलब पेशेंस रखनी होगी, जिससे आप अपनी गाड़ी का लोन अच्छी तरह से भर पाओ और उस गाड़ी को अच्छी तरह से चला पाओ। अगर आपको गाड़ी वगैरह देखनी है कि भाई कौन सी गाड़ी कौन से बजट के अंदर आ सकती है टैक्सी के लिए, तो भाई आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो, तो मैं अब भाई वो वीडियो बना लूँगा। क्योंकि अगर मैं इस वीडियो के अंदर ऐड करने बैठा तो ये वीडियो भाई एक मूवी बन जाएगा पूरी तरह से। तो हाँ भाई, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही में मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस बना कर रखे हुए हैं ऑलरेडी, तो आप उन वीडियो से भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। दोनों ही आपको एंड स्क्रीन वगैरह पर देखने को मिल गए होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे। लाइक करने के बाद में आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने टैक्सी फ्रेंड्स के साथ में। और तो क्या ही, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।